हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने स्टार्ट कर रखा है बायोलॉजी हम पढ़ रहे हैं दोस्तों। जहाँ तक भी है हमारी वीडियो जो हो चुकी हैं, शायद 8-9 वीडियो डल चुकी हैं। ये हमारी नेक्स्ट वीडियो है। तो हम पढ़ क्या रहे हैं दोस्तों, बायोलॉजी, जीव विज्ञान। क्या पढ़ रहे हैं? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में हमने काफ़ी कुछ देख लिया है, जैसे कि हमने सेल को देख लिया है। सेल का, हालांकि सेल का ही टॉपिक चल रहा है अभी, तो कंप्लीट नहीं हुआ है। एक सेकंड ज़रा, हाँ जी, अब देखते हैं, ठीक है। तो जो बायोलॉजी में हमने सेल टॉपिक हमारा चल रहा है, सेल में हमने काफ़ी अच्छे से हम डीपली पढ़ रहे हैं, ठीक है। इससे बाहर हमारा नहीं जाएगा। मैंने आप लोगों को बताया था पहले भी कि इससे हमारा कोई भी चीज़ें बाहर जाने वाली नहीं है, ठीक है। अगर हम देखते हैं, अभी हमने डीएनए आरएनए ख़त्म किया था नेक्स्ट टाइम, मतलब लास्ट टाइम। तो अभी जो हम शुरू करने जा रहे हैं, आज शुरू करने जा रहे हैं सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। एक टॉपिक होता है कोशिका विभाजन, कि कोशिका विभाजन होता कैसे है दोस्तों। कोशिका विभाजन, इंग्लिश में कहते हैं इसको सेल डिवीजन, ठीक है दोस्तों। अब सेल डिवीजन होता क्या है, कोशिका विभाजन है क्या। आप ऐसा मानिए तो विभाजन मतलब बांटना, विभाजित करना, है नहीं है। तो विभाजन का मतलब है किसी चीज़ को 2 पार्टों में बांटना, 3 पार्टों में बांटना या अन्य पार्टों में बांटना। तो उसे क्या कहते हैं? विभाजित कहते हैं, विभाजन कहते हैं। तो कोशिका विभाजन जो सेल डिवीजन है, अगर सेल डिवीजन की हम बात करते हैं, जब मैंने आपको सेल चैप्टर स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था और मैंने आपको एक बताया था सेंट्रोसोम। किसका नाम बताया था दोस्तों? सेंट्रोसोम। मैंने बताया था सेंट्रोसोम दोस्त। सेंट्रोसोम हिंदी में लिख देता हूँ, सेंट्रोसोम, ठीक है। मैंने आप लोग क्या बताया था? एक बताया था सेंट्रोसोम, जो कि सेल डिवीजन का वर्क करता है। अब सेल डिवीजन का वर्क ये किस तरह करता है और किस तरह हमारा सेल डिवीजन होता है, इस चीज़ के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे, ठीक है दोस्त। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए दोस्त कि जो सेल डिवीजन का जो मतलब बताया था कि सेल डिवीजन होता कैसे है, इसकी जो थ्योरी दी थी या इसकी जो जानकारी दी है, दी किसने थी? एक वैज्ञानिक थे, आप लोगों को अगर पता हो तो, रुडोल्फ विर्चो। कौन थे? रुडोल्फ विर्चो। तो रुडोल्फ विर्चो एक वैज्ञानिक थे हमारे। कौन? रुडोल्फ विर्चो एक वैज्ञानिक थे हमारे। जो रुडोल्फ विर्चो थे, उन्होंने क्या दिया था? उन्होंने इसकी जानकारी दी थी कि सेल डिवीजन किस तरह हो रहा है और क्या सिस्टम हमारा है चल रहा है। एक सेकंड दोस्तों, मैं एक बार कैमरे को और देख लूं जरा। सही है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, जब रुडोल्फ विर्चो ने देखा, भैया इसमें देखा कि क्या क्या सिस्टम चल रहा है, भाई जानकारी दी इसके बारे में कि सेल डिवीजन हो रहा है। भैया बट रही हैं कोशिकाएं, एक कोशिका टूटकर 2 कोशिकाओं बट रही है, 2 से 3 बट रही है, 3 से 4 में बट रही है। तो किस तरह बट रही है, तो उस चीज़ को देखेंगे। तो एक तो पॉइंट हमारे ये होगा कि जो कोशिका विभाजन के बारे में जो जानकारी दी थी, किसने दी थी? तो रुडोल्फ विर्चो ने दी थी। इतनी बात समझ में आती है, ठीक है, इतनी बात समझ में आती है दोस्तों। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी सेल है, अगर एक सेल से टूटकर 2 सेलों में बट रही है तो उसको क्या कहते हैं? विभाजन कहते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि अगर ह्यूमन की मैं बात करता हूँ, ह्यूमन की, किसकी बात करता हूँ? ह्यूमन की। जो ह्यूमन की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, कि ह्यूमन में जो सेल डिवीजन होता है वो कौन करता है, ठीक है। तो कौन करता है? वो सेंट्रोसोम करता है। कौन करता है? सेंट्रोसोम। लिख सकते हैं ह्यूमन सेल डिवीजन कौन करेगा? सेंट्रोसोम करेगा, ठीक है दोस्त। लेकिन अगर मैं बात करता हूं किसकी? प्लांट्स की, पेड़ पौधों की। किसकी दोस्त? पेड़ पौधों की। अगर मैं बात करता हूं किसकी दोस्तों? पेड़ पौधों की। कि पेड़ पौधों में जो होता है दोस्त, पेड़ पौधों में जो बंटवारा करता है, जो सेल्स का डिवीजन करता है, वो कौन करता है? कोई बता सकता है मुझको? बताइए, सकता है कोई? कमेंट में लिखिए जल्दी। तो सेल प्लेट कौन करता है दोस्त? सेल प्लेट।
कौन करता है दोस्त? सेल प्लेट। तो पेड़ पौधों में जो सेल का डिवीजन करता है वो सेल प्लेट करता है। कभी दोस्तों वहाँ पे आ जाए आपको कि बताइए कि जो सेल डिवीजन कौन करता है? सेंट्रोसोम। तो पूछ लेगा वो पेड़ पौधों में कौन करता है? तो सेल प्लेट। ठीक है, सेल प्लेट। तो सेल प्लेट करता है, प्लेट ऐसे थोड़ी लिखते हैं, PLAT, प्लेट। ठीक है दोस्त, कौन करता है? सेल प्लेट। इतनी जानकारी आप लोग समझ में आई? अगर इतनी जानकारी आप लोग समझ में आई है तो ठीक है, बढ़िया है। अब आगे देख लेते हैं, इसको साफ कर लेते हैं। देखो दोस्तों, एक तो रुडोल्फ विर्चो हमको याद रखना है, पक्का याद रखना है, एकदम भूलना नहीं है बिल्कुल भी। और एक हमको सेंट्रोसोम, और दो तीसरा क्या था? पौधों में सेल प्लेट। ठीक है, जो विभाजन करता है। अब देखिए, अगर दोस्तों हम कहते हैं कि जो सेल डिवीजन दोस्तों हो रहा है वो किस तरह सेल डिवीजन हो रहा है, कि देखो सेल डिवीजन जो होता है दोस्त वो 3 तरह से होता है। किस तरह से होता है? 3 तरह से। अब तीनों तरह से जिस तरह से होता है, किस तरह से होता है, उस चीज़ को हमको देखना है कि जो सेल डिवीजन हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है। तो 3 तरह से होता है। एक होता है असूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन। ठीक है दोस्त, एक होता है समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। क्या होता है? एक दोस्त हो गया असूत्री विभाजन, एक हो गया समसूत्री विभाजन, एक क्या होता है? एक होता है अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा होता है दोस्त? अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, एक होता है तीसरा अर्धसूत्री, अर्धसूत्री, ये बड़ा होता है अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है दोस्त, बात समझ में आई नहीं आई? तो कौन कौन सा होता है? एक होता है असूत्री विभाजन, एक होता है समसूत्री विभाजन, एक होता है अर्धसूत्री विभाजन। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, क्या करें, पसीना ही पसीना रहता है, हाँ? ठीक है, अब देखिए जो असूत्री विभाजन है दोस्त, जो असूत्री विभाजन है उसको क्या कहते हैं हम? क्या कहते हैं? अमीटोसिस। क्या कहते हैं? अमीटोसिस। और जो समसूत्री विभाजन उसे कहते हैं मीटोसिस। क्या कहते हैं उसको? मीटोसिस। और जो अर्धसूत्री विभाजन है उसे कहते हैं मियोसिस। ठीक है, पसंद में नहीं? तो इसे कहते हैं अमीटोसिस, लिख सकते हैं आप AMITOSIS, अमीटोसिस। इसे कहते हैं मीटोसिस, मीटोसिस। क्या कहते हैं दोस्त? क्या कहते हैं बताइए? दो असूत्री क्या कहेंगे? अमीटोसिस। क्या कहेंगे? अमीटोसिस। और समसूत्री को मीटोसिस, और अर्धसूत्री को क्या बताया था? मियोसिस। क्या बताया था? मियोसिस, MEIOSIS, मियोसिस। ठीक है, कभी कभी ना इंग्लिश की टर्म्स भी दे देता है वहाँ पे एग्जाम में। ठीक है, कि आपको हिंदी में भी इंग्लिश वाली टर्म मिल रही है, मियोसिस लिख दिया डायरेक्ट, अमीटोसिस लिख दिया, तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे ना। तो हमें हर तरह से तैयार होना चाहिए। ठीक है, अब देख लेते हैं दोस्त। तो ये हमारा हो गया असूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। तो चलो ये तो हमने देख लिया कि भैया कि ठीक है भैया, असूत्री विभाजन हो गया, समसूत्री हो गया, और क्या हो गया? अर्धसूत्री हो गया। अब जो असूत्री विभाजन होता है इसमें क्या होता है भाई? देखना पड़ेगा कि समसूत्री जो होता है, समसूत्री में क्या होता है, जो हमारा अर्धसूत्री होता है, अर्धसूत्री में क्या होता है। अब तीनों चीज़ों को देखना पड़ेगा अलग अलग। तो सबसे पहले अगर दोस्त हम बात करते हैं किसकी? असूत्री विभाजन की। किसकी बात करते हैं? असूत्री विभाजन। देखो मैंने ना आपको जब सेल को 2 पार्ट में बांट के पढ़ाया था, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी हो, कोई नया बच्चा देख रहा हो यहाँ से वीडियो, तो थोड़ा सा ना जो सेल वाले चैप्टर में यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक शायद तीसरी या चौथी वीडियो होगी वो, तो उसको देख लेना आप लोग। ठीक है, और शुरू से देखोगे तो अच्छा है, क्योंकि फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं तो बढ़िया होता है, क्योंकि एक दूसरे से ना चीज़ें रिलेट करती चलती हैं, है नहीं? तो जैसे कि हमारा क्या है? असूत्री विभाजन है। असूत्री विभाजन में क्या होता है? जो हमारे जितने प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक, जितनी भी हमारे प्रोकैरियोटिक जो सेल होती हैं, ठीक है, या जो जीव होते हैं, कौन से होते हैं? जो प्रोकैरियोटिक। ठीक है, जैसे कि जीवाणु, विषाणु, यानी भाई जीवाणु हुआ, विषाणु हुआ, जितने भी छोटे जो जितने भी दिखते हैं, जैसे कोरोना, पता है ना, कोरोना तो कोई भूलेगा ही नहीं भाई। कोरोना, तो कोरोना भी क्या है? प्रोकैरियोटिक। क्या है?
प्रोकैरियोटिक। तो इनके अंदर ना ज़्यादा टाम टडीरा नहीं होता है। टाम टडीरे का मतलब ये है कि ज़्यादा इसमें ये नहीं कि वही माइटोकॉन्ड्रिया होगा, सेंट्रोसोम होगा, गोल्जी बॉडी होगा, लाइसोसोम, ये कुछ इतना नहीं होता है इसमें। बात समझ में नहीं? इसमें देखो डीएनए तो उपस्थित होता है इसमें, ठीक है, डीएनए तो होता है, डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है किसी किसी में, ठीक है। तो इनमें उपस्थित तो होते हैं ये चीज़ें, लेकिन क्या होता है इनमें इतना सिस्टम होता नहीं है। ये इसीलिए बहुत जल्दी से विकास करते हैं, विकसित बहुत जल्दी होते हैं, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक जीव है। भाई सेल को मैंने बताया था 2 भागों में, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। पता नहीं बताता भाई, प्रोकैरियोटिक के मैंने बताया था आपको 70S राइबोसोम बनाता है, 70S। और मैंने आपको उसमें बताया था किसमें, यूकैरियोटिक में 80S, है नहीं। जितने भी बड़े जीव होते हैं ये इसमें क्या बनता है, 80S। मैंने आप लोगों को समझाया था, नहीं समझाया था उस टाइम पर, अगर आपको याद हो। तो जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं उन सभी में जो विभाजन होता है वो किसका होता है दोस्त, वो विभाजन होता है किससे, बताइए किससे होता है, असूत्री विभाजन से। किससे होता है, असूत्री विभाजन से। समझ में आया ना? तो इसमें जो विभाजन होता है सबसे आसान होता है, लिख लेंगे इसके पॉइंट लिख लेंगे। इसमें विभाजन सबसे आसान, ऐसे लिख लीजिए, सबसे आसान होता है, सबसे आसान होता है, ठीक है। बात समझ में? एक कोशी के जीव तो होते ही हैं। तो अब इनमें क्या हो गया, सबसे आसान कैसे होता है दोस्त, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, आप शाम को ना, अभी गर्मी का टाइम चल रहा है जिस टाइम पे हम वीडियो बना रहे हैं, अभी कोई सब्जी रख दीजिए तो सुबह तक पूरा सड़ा जाएगी अगर फ्रिज में नहीं रखेंगे तो उसको, है नहीं। तो क्यों, क्योंकि उसमें जो है वो बैक्टीरिया जो है वो क्या कर देंगे, जल्दी ग्रोथ कर लेंगे। क्यों, क्यों उनमें कौन सा विभाजन हो रहा है, असूत्री विभाजन, जो कि बहुत ही आसानी से हो जाता है। बात समझ में आई ना? ठीक है। अब देखो जो होता है ये जो ये होता है हमारा असूत्री विभाजन हो या समसूत्री विभाजन, ये होता कैसे है। ऐसा मानिए कि जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे कि हमारी ना एक सेल है, क्या है दोस्त, ये एक सेल है, ठीक है। अब जो ये हमारी सेल है, अब ये होगी क्या, इसको बोलते हैं मदर सेल। क्या बोलते हैं, मदर सेल। मदर सेल मतलब कोई नाम नहीं है, मतलब जिस सेल से टूटकर आगे चल के 2 सेल बन जाएंगी या 3 सेल 4 सेल भी बनेंगी, तो जो सेल बन जाएंगी तो उनको जिससे बनती हैं उसे कहते हैं मदर सेल। क्या कहते हैं उसको, मदर सेल। ये होगी हमारी दोस्त मदर सेल। अब ये होगी क्या, एक कंडीशन ऐसी आती है इसके नेक्स्ट कंडीशन कि ये थोड़ी सी ना धचकल पचकल हो जाएगी इस तरह से करके। अभी बताऊँगा मैं आपको, ठीक है। ये ऐसा क्यों होता है, इसके बीच में क्या सिस्टम होता है क्या नहीं होता है। देखो इसमें तो बहुत आसानी से हो रहे हैं, तो इसके तो कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हम समसूत्री और असूत्री पढ़ेंगे ना, तो उसमें आप ध्यान से पढ़ लेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा अब देखिए, अब ये थोड़ा मतलब पहले तो ये मोटी होगी, मतलब फूल जाएगी, ठीक है। जो सेल होगी वो क्या हो जाएगी, वो पहले फूलेगी, समझ में आया ना। और जो फूल जाएगी, और फूलने के बाद क्या होगी, वो बीच में से पचक जाएगी, और पचक के कितने पार्टों में बढ़ जाएगी, 2 पार्टों में बढ़ जाएगी, टूट जाएगी 2 पार्टों में। कितने पार्टों में बढ़ जाएगी दोस्त, 2 पार्टों में। एक सेल ये बन गई और एक सेल हमारी ये बन गई। ये जो दोनों सेल बनी इन्हें कहते हैं डॉटर सेल। क्या कहते हैं इनको, डॉटर सेल। बात समझ में आ रही है दोस्तों, नहीं बात समझ में आ रही है। तो ये होता है हमारा असूत्री विभाजन। अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताइए जो असूत्री विभाजन होता है वो किसके अंदर होता है, तो भैया वो किस में होता है, वो प्रोकैरियोटिक में होता है, ठीक है। जितनी भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, और प्रोकैरियोटिक सेल्स किस में पाई जाती हैं, जितने भी हमारे दोस्त बैक्टीरिया हैं, जितने भी हमारे दोस्त क्या हैं, जितने भी जीवाणु हैं, विषाणु हैं, इन सभी में क्या दोस्तों क्या पाई जाती हैं, असूत्री विभाजन होता है इनमें, और प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है। इतनी बात समझ में आई। इतनी बात अगर किसी समय ना आई हो तो बता दीजिए मुझको, क्योंकि हमको पढ़ना है थोड़ा डीपली समसूत्री और अर्धसूत्री, जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई नहीं आई। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं समसूत्री विभाजन, ठीक है। इसको साफ कर देता हूँ दोस्तों। हालांकि मैं इसके पॉइंट अभी लिखा दूंगा और, ठीक है, लास्ट में इसके पॉइंट या तो अगली वीडियो में बनेगी इसके ऊपर, या फिर इसी में अगर टाइम मिलेगा तो देख लेंगे, लंबी नहीं हुई तो वीडियो, ठीक है। अब देखो दोस्तों, देखते हैं हम समसूत्री विभाजन। अब समसूत्री विभाजन है क्या, देखो अगर हम बात करते हैं किसकी दोस्तों, कि हम बात करते हैं समसूत्री विभाजन की। यह है कैसा विभाजन है, ये ऐसे बोल सकते हैं कि
ऐसा मैं कह सकता हूँ कि इसमें ना जो ये कायिक कोशिका होती है एक किस्म की, मान लीजिए कायिक मतलब जो सोमेटिक सेल, कैसी होती है? सोमेटिक सेल, या कह सकते हैं यह विभाजन कायिक कोशिका सोमेटिक सेल 90% में होता है। ठीक है, बात समझ में आई नहीं? अब मतलब ये कब काम करता है? समसूत्री विभाजन। बताइए भाई, समसूत्री विभाजन कब काम करता है? कोई बताएगा? नहीं नहीं नहीं, बताइए भाई, समसूत्री बता दीजिए। नहीं बताएगा। देखिए देखो भैया, जैसे कि आप देखिए कि आपके ना शरीर में कहीं कट फट गया है, कट गया है, फट गया है, जल गया है, ऐसा यार देख लीजिए। ठीक है, कटने फटने, कटने फटने, जलने, जो आदि जब ये चीज़ें हो जाती हैं आदमी के, इंसान के शरीर में, तो इसमें कौन सी काम आती है? हमारी आती है समसूत्री विभाजन। कौन सी आती है दोस्तों? समसूत्री विभाजन। अब समसूत्री विभाजन हमारा काम आ जाता है किस किस में? कटने, जलने, टूट फूट में, है नहीं? जो अगर कहीं पे हमें चोट लगी है तो उसमें पे कौन सी सेल काम करेंगी? समसूत्री विभाजन काम करेगा, है नहीं? और इसमें बेटा 5 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं? 5 अवस्थाएं। कितनी अवस्थाएं होती हैं? 5 अवस्थाएं। इसकी 5 अवस्थाओं से क्वेश्चन पूछ लेता है, इसकी 5 अवस्थाओं को हम आराम से पढ़ेंगे, है नहीं? इसको मैं कर देता हूँ दोस्त साफ, क्योंकि अर्धसूत्री को देख लेंगे अलग, और एक बार समसूत्री के और अर्धसूत्री के दोनों के, हाँ, जो दोनों की प्रॉपर्टीज है वो भी लिख लेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर मैं दोस्त बात करता हूँ, इसकी एक होती है इंटरफेस। क्या होती है? जो पहली टर्म्स होती है इंटरफेस, इंटरफेस। दूसरी होती है दोस्त प्रोफेज। क्या होती है? प्रो, या दूसरा छोड़ो, एक एक करके 5 अवस्थाएं होती है, इतनी ध्यान रखना। हाँ, समसूत्री की 5 अवस्थाएं, ऐसे लिख दीजिए, क्योंकि एक एक पढ़ते रहेंगे साथ साथ में। 5 अवस्थाएं तो कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों इंटरफेस। तो जो हमारा इंटरफेस होता है दोस्त, इंटरफेस में क्या होता है? तो अगर हम एक देसी तरीके से देखें तो इंटरफेस में क्या होता है? जो केंद्रक होता है ना, केंद्रक, केंद्रक बड़ा होने लगता है। केंद्रक क्या होने लगता है? बड़ा होने लगता है। और क्रोमोसोम्स की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है। गुणसूत्रों की, किसकी संख्या? गुणसूत्र। भाई देखो, सेल के अंदर क्या होते हैं? गुणसूत्र तो होते हैं। भाई कोई भी चीज़ है, अगर सेल है, सेल के अंदर क्या है? गुणसूत्र है, और गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ना शुरू हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्त? बढ़ना शुरू हो जाएगी। और इसमें क्या होने लग जाएगा? डीएनए का निर्माण होने लग जाएगा, और क्रोमोसोम्स, इसको क्या करते हैं? क्रोमोसोम्स को 2 भागों में बांट देगा, अलग अलग पर्टिकुलर 2 चीज़ों में कर देगा। बात समझ में आई नहीं? किस में? इंटरफेस में। तो हम लिख सकते हैं केंद्रक बड़ा, केंद्रक क्या? केंद्रक बड़ा, ठीक है। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की संख्या में वृद्धि, संख्या में वृद्धि, ठीक है। क्रोमोसोम की संख्या में वृद्धि, मतलब एक पहले वाले इंटरफेस में हमारा ये वाला काम हो जाता है। क्या हो जाता है कि केंद्रक क्या होने लग जाएगा भैया? केंद्रक बड़ा होने लग जाएगा। और भैया जब केंद्रक बड़ा होने लग जाएगा तो क्या हो जाएगा भैया? बताइए भाई, केंद्रक बड़ा होने लग जाएगा, और केंद्रक बड़ा होने लग जाएगा तो फिर क्या होगा भैया? वो 2 पार्टों में टूटने के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है भैया, इतनी बात आप लोग समझ में आती है? अगर इतनी बात आप लोग समझ में आती है तो 1 सेकंड रुक जाइए बस थोड़ा सा, क्योंकि इसका कोई पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। अगर कोई छूट गया तो मामला हो जाएगा तुम्हारा खराब। ठीक है, सेल क्या करें? वृद्धि से गुणसूत्र संख्या दोगुनी हो जाती है। ठीक है, हाँ देखिए, ठीक है, इतनी बात समझ में आती है आप लोगों को? इतना हमारा हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वही है कि क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाती है, मतलब दुगनी हो जाती है कुल मिला के, क्योंकि 2 पार्टों में टूटने वाली है। और डीएनए भी क्या, डीएनए थोड़ा सा बड़ा होने लग जाता है, बढ़ने लग जाता है, केंद्रक बड़ा और टूटने के लिए हो जाती है तैयार यहाँ से। ठीक है, और दूसरा क्या आता है? दूसरा फेस आता है दोस्त प्रोफेस। क्या होता है? प्रोफेस।
प्रोफेस। अब प्रोफेस में क्या होता है दोस्त, प्रोफेस में क्या होता है, एक होते हैं तुर्क धागे, क्या कहते हैं उनको, तुर्क धागे, क्या कहते हैं, स्पाइंडर, स्पाइंडर फाइबर, ठीक है, क्या कहेंगे, स्पाइंडर फाइबर का निर्माण होना शुरू हो जाता है, ठीक है, का निर्माण प्रारंभ हो जाता है तथा केंद्रक का विभाजन हो जाता है। केंद्रक क्या होता है, अभी पूरा दिखाएंगे पूरा एकदम, हालांकि हमारे पास 3D व्यवस्था तो है नहीं, लेकिन हाँ इतना है कि आप लोगों को ऐसा बता देंगे कि आप लोग आसानी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो स्पाइंडर फाइबर का निर्माण हो जाता है शुरू, तो स्पाइंडर फाइबर। अब थर्ड, ज़्यादातर मतलब इसका मेन कारण यही है, और मैं देख लेता हूँ, हाँ यही हो जाता है स्पाइंडर फाइबर। और आएगा जैसे कि हमारा ये सेल है ना, जैसे ऐसा मानिए कि जैसे हमारी ये सेल है, ठीक है, अब इसमें क्या होगा, ये हो गया हमारा न्यूक्लियस हो गया, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, ठीक है, और क्या हो गया, वैक्यूल्स, है नहीं, और क्या होता है, और बताइए, ER हो गया, है नहीं, तो ये सब चीज़ें। लेकिन जो स्पाइंडर फाइबर है वो भैया बन जाएगा, बनते कैसे हैं वो भी मैं आपको लिखा दूंगा, है नहीं। देखो वो क्या होगा, एक स्पाइंडर फाइबर क्या होता है, इस तरह से एक ना बंध जाएगा इसमें चक्र टाइप में, जैसे कि ये न्यूक्लियस मैंने जूम करके दिखा रहा हूँ। अब इसमें हमें ना स्पाइंडर फाइबर बांधना है, तो क्योंकि 2 पार्टों में बांटना है, अब 2 पार्टों में बांटना, तो भैया इसके ऊपर ना एक स्पाइंडर फाइबर ऐसा बन जाएगा और उसको भींचता चला जाएगा, ठीक है, भींच देगा, रस्सी खींचते हैं ना, रस्सी खींच देंगे खींच देंगे खींच देंगे, और खींचने के बाद एक टाइम कैसा आएगा, लास्ट जो पाँचवीं जो इसकी अवस्था है उसमें क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस का विभाजन हो जाएगा और सब अंगों का विभाजन हो जाएगा, और धीरे धीरे अपना एकदम क्या बन जाएगी, नई कोशिका का निर्माण हो जाएगा, ठीक है दोस्त। तो ये होता है स्पाइंडर फाइबर। तो स्पाइंडर फाइबर का निर्माण हो जाता है। बात समझ में आई नहीं आई। तो प्रोफेज में दोस्त क्या है, प्रोफेज भाई इंटरफेस में क्या हुआ, केंद्रक बड़ा हुआ और क्रोमोसोम्स की संख्या, क्रोमोसोम्स की संख्या में वृद्धि हुई। और प्रोफेज में दोस्त क्या हुआ, तुर्क धागे का निर्माण हो रहा है जिसको कहते हैं स्पाइंडर फाइबर, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है, 2 भाग समझ में आती है। अब तीसरा होता है क्या, मीटाफेज। क्या होता है, मेटाफेज, META मेटाफेज। अब दोस्त इसमें क्या होगा, देखो अभी भी सिर्फ तुर्क धागा बंधा है न्यूक्लियस के ऊपर, ठीक है, इन भागों के ऊपर क्या बंधा है, अब ये धागा सिर्फ बंधा है, अभी काम करना शुरू नहीं करा है। लेकिन मेटाफेज में क्या करता है, इसमें स्पाइंडर फाइबर का निर्माण पूर्ण हो जाता है। क्या होता है, पूर्ण। और अध्ययन, और अगर हम बात करते हैं जो अगर हम इसका फिर और थोड़ा सा गहराई से अध्ययन करते हैं तो स्पाइंडर फाइबर का तो पूर्ण हो जाता है, जैसे कि यहाँ लिख देंगे, पहले लिख देंगे पॉइंट, स्पाइंडर फाइबर का निर्माण पूर्ण हो जाता है। क्वेश्चन कैसे बनेंगे दोस्त वही बताऊंगा मैं, नहीं हो जाता है, ठीक है भाई। स्पाइंडर फाइबर का निर्माण क्या होता है, पूर्ण हो जाता है। अब स्पाइंडर फाइबर बन गया, पूरा हो गया भैया। अब देखो अब क्या होता है, जैसे कि ये सेल है, तो अब इस सेल को तो 2 भागों में बंटना है, और जब सेल को 2 भागों में बंटना तो जितने भी अंग है ना, ये ऐसे 2 बट के 2 पार्ट में बट के, एक ऊपर चला जाएगा और एक नीचे चला जाएगा, मतलब ध्रुवों की ओर, ऐसा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ध्रुवों की ओर। बात समझ में आई ना। अब ध्रुवों की ओर कब खेलेगी, इससे नेक्स्ट वाले इसमें। अब नेक्स्ट वाली स्टेज क्या आती है, एनाफेज। क्या आती है, एनाफेज। तो फोर्थ क्या आती है दोस्त, एनाफेज, एनाफेज, PHASE। अब एनाफेज आ गई। एनाफेज कैसे, जैसे कि अभी क्या होगा, तो कोशिका ऐसे लिख लीजिए, इसमें कोशिका के अंग, कोशिकांग मतलब कोशिका के अंग, ध्रुवों की ओर चलना शुरू कर देते हैं। चलना जाना जो आप लिखना चाहें, ठीक है, चलना शुरू कर देते हैं, ठीक है दोस्त। क्या कर देते हैं, जो कोशिकांग है हमारे, क्या ध्रुवों की ओर चलना शुरू कर देते हैं। इसमें इतना ही होता है भाई, क्या होगा कि जो कोशिका के अंग हैं वो 2 भागों में टूट के कहाँ चल दिए, ध्रुवों की तरफ चलना शुरू कर दिए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि सेल की, तो सेल की सबसे छोटी अवस्था यही होती है भाई, नई सेल बननी है ना, अभी तो बनना शुरू हुई है, और आपके ना कट के अपना टूट के कहाँ 2 भागों में बंटना शुरू हो गया। 1 सेकंड रुक जाइए जरा। ठीक है दोस्त, अब देखिए, तो इतनी बात समझ में आई। अब इसके बाद क्या आती है, देखो सबसे पहले क्या आया, इंटरफेस,
प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, और पांचवा क्या होता है? टेलोफेज। क्या होता है? टेलोफेज, TELOPHAC, टेलोफेज, TELOPHAC। अब ये टेलोफेज क्या होता है? अब देखो, जैसा आपको तो पता है भाई पांचवा है, तो पांचवा का मतलब क्या है? सेल बन जाएगी। क्या हो जाएगी? सेल बन जाएगी। तो इसमें लिख लेंगे बेटा, सेल दो भागों में टूट जाती है, दो भागों में टूटकर निर्माण कर लेती है। निर्माण, सेल दो भागों में टूटकर अलग हो जाती है, ऐसे लिख लीजिए, अलग अलग हो जाती है, अलग अलग हो जाती है दोस्त। ठीक है, इतनी बात समझ में आई नहीं है आप लोगों के? अब सेल क्या हुआ भैया? सेल होगी दो भागों में टूटकर अलग अलग, और यही क्या होती है भैया? ये होती है कोशिका विभाजन की अंतिम अवस्था, है नी? अब अलग अलग दोनों पार्ट अलग अलग हो गए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आप लोगों के? तो ये हमारे जो समसूत्री विभाजन है उसके क्या है ये? उसके भैया ये हमारे कुछ पार्ट्स हैं। ठीक है, इससे पहले देख लिया था हमने क्या? असूत्री। असूत्री में क्या था दोस्त? असूत्री में मैंने आप लोगों को बताया था कि असूत्री में क्या होता है? जितनी भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें विभाजन होता है। ठीक है, किससे? असूत्री विभाजन से। उससे ज़्यादा क्वेश्चन बनता नहीं है, लेकिन उससे जो क्वेश्चन बनता है समसूत्री से या अर्धसूत्री से बनता है। समसूत्री में पूछ रहा था, जो समसूत्री में जो बढ़ता, हालांकि इसके बीच में भी एक दो तीन टर्म्स और डाल सकते हैं। इससे पहले का मीटाफेज से पहले का फेज कौन सा है? ठीक है, कुछ बुकों में और भी दे रखा हुआ, लेकिन मेन जो पार्ट दे रखे हैं, मेन पार्ट कितने होते हैं हमारे दोस्त? 5 पार्ट होते हैं। इतनी बात समझ में आती है? ठीक है, इसी को ध्यान से देख लेना। अब देख लेते हैं अर्धसूत्री विभाजन। क्या देख लेते हैं दोस्त? अर्धसूत्री विभाजन। इतना ही पूछेगा, इससे ज़्यादा पूछेगा नहीं। ठीक है, अब देखिए भैया अर्धसूत्री विभाजन। अब अर्धसूत्री विभाजन जो होता है भैया, वो कैसे होता है? जो अर्धसूत्री विभाजन, अगर मैं देखता हूँ किसको? अर्धसूत्री विभाजन को। अर्धसूत्री विभाजन कौन सा दोस्त? कौन सा? अर्धसूत्री विभाजन। अब अर्धसूत्री विभाजन जो है ये है क्या खेल? देखो, जो जनन जो प्रक्रिया होती है, प्रजनन प्रक्रिया कह सकते हैं, जनन प्रक्रिया कह सकते हैं, तो ये उसमें भाग लेता है। किसमें? जब प्रजनन प्रक्रिया शुरू होती है या जनन प्रक्रिया कह सकते हैं, जब उसमें शुरू होती है, तो उसमें क्या होती है भैया? हमारा अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है दोस्त? अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, कैसे? जैसे कि एक सेकंड रुक जाइएगा, पहले तो लिख लीजिए, इसमें एक पॉइंट लिख लीजिए कि जनन में भाग लेता है, भाग लेती है। अर्धसूत्री विभाजन किसमें भाग लेता है? जनन में। ठीक है, जनन में या प्रजनन में भाग लेता है। अब कैसे भाग लेता है? तो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, है नहीं? थोड़ा चलते हैं आराम से, है नहीं? थोड़ा स्लो करना पड़ेगा मामला। जैसे कि ऐसा मानिए कि ये है मेल, एक मेल है, ठीक है दोस्त, एक है फीमेल। भाई अगर बच्चे का जन्म होगा तो मेल और फीमेल का तो मेन प्रोसेस तो मेल और फीमेल का ही है। अभी मैंने आप लोगों को, अगर मैंने गुणसूत्र आपको बताए थे, तो हमारे अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़ी, मतलब 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं? 46। इतने ही 46 गुणसूत्र किसके अंदर होते हैं? फीमेल के अंदर होते हैं दोस्त, फीमेल के अंदर हो गए। मतलब मैंने आप लोगों को, अगर तुमने पहले देखा हो, जब मैंने इसको समझाया था, मैंने आपको बताया था कि इसमें जो होते हैं ना दोस्त, जो 45, या ऐसे कह सकते हैं कि 45 नहीं, 44 प्लस 2, और इसको क्या लिख सकते हैं? 44 प्लस 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं दोस्त? 44 प्लस 2। अब ये 2 क्यों लिखा है? मैंने आप लोगों को बताया था उस टाइम पे भी कि जो लिंग का निर्धारण होता है कि ये मेल बच्चा होगा या फीमेल बच्चा होगा, तो ये 2 गुणसूत्र उसमें काम करते हैं। अब तुम कहना होगा कि भैया अर्धसूत्र की बात चल रही थी, पता नहीं कहाँ ले गए, आ रहे हैं, धैर्य रखें। ठीक है, देखिए
देखो होता क्या है, जो 44 जो ये गुणसूत्र होते हैं, ये 44 गुणसूत्र होते हैं कायिक निर्माण में, मतलब जो हमारे शरीर की बनावट है, स्ट्रक्चर है, उसके निर्माण में। और जो 2 गुणसूत्र होते हैं ये करते हैं लिंग का निर्धारण कि लड़का होगा या लड़की होगी। बात समझ में आई नहीं? अब जैसे कि इन दोनों से कोई बच्चा पैदा होता है, कोई भी एक बच्चा पैदा होता है, तो इसके कितने, इसके यहाँ लिख देते हैं, इसके 22 गुणसूत्र कितने आएंगे दोस्त? 22 गुणसूत्र। आधे आते हैं ना, अर्धसूत्र इसलिए बोलते हैं। और इसमें से भी कितने आ जाएंगे, फीमेल से ही 22 गुणसूत्र। तो दोस्त टोटल कितने हो गए, नीचे लिख देता हूँ इसको थोड़ा सा, ये हो गए 44 गुणसूत्र। कितने हो गए? 44। 1 मिनट में देख लूँ जरा, दिख रहा है नहीं दिख रहा है आप लोग यहाँ तक? हाँ, यहाँ तक दिख रहा है, उससे नीचे नहीं दिखेगा, है नहीं? तो ये हमारे जो देखो 44 में से 22 तो गुणसूत्र ये आए, और 44 में से 22 गुणसूत्र हमारे ही आ गए। तो हमारे कितने हो गए? 22 और 22 44 हो गए। अब आती है बात आगे। तो जैसे कि मेल में मैंने आपको बताया था, मेल में जो 2 गुणसूत्र होते हैं, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स और एक वाई होता है। क्या होता है? एक एक्स और एक वाई। ऐसे जो फीमेल में होते हैं, जो 2 गुणसूत्र होते हैं, एक्स और एक्स होते हैं। क्या होते हैं दोस्त? एक्स और एक्स। ठीक है। अब देखिए, तो इसमें से क्या आता है? इसमें से एक गुणसूत्र आता है, किससे? मेल से। भैया तो एक्स आएगा या वाई आएगा? एक गुणसूत्र आएगा। ऐसे ही इसमें से एक गुणसूत्र आता है, क्योंकि तो क्या हो रहा है भाई, अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, नहीं हो रहा है? आधा हो रहा है। अब क्या आएगा? इससे भी एक गुणसूत्र आएगा। तो टोटल कितने हो गए दोस्त? ये हो टोटल हो गए 2। तो 44 ये और 2 ये, तो कितने हो गए? 46 गुणसूत्र। 46 गुणसूत्र हो गए, नहीं हो गए दोस्त? हाँ जी दोस्तों, अरे यार थोड़ा सा ना वीडियो में दिक्कत हो गई थी, है कैमरा बंद हो गया था, ये हमने पढ़ा दिया। चलो कोई बात नहीं, एक बार मैं जल्दी जल्दी रिवाइज करा देता हूँ आप लोगों को। थोड़ा फैन ही बंद कर लेते हैं। मैं देखिए थोड़ा दिक्कत हो गई थी, कैमरा बंद हो गया था। ठीक है, तो देखिए कितना हो गया दोस्त? ये हमारा 44 और 2 कितना हो गया? 46। कितना हो गया दोस्त? ये हो गया हमारा 46। कितना हुआ? 46। तो 46 में कितना भाई, किसी भी मेल हो या फीमेल हो, होता क्या इसमें? 46 तो गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, तो 46 क्रोमोसोम्स हो गए। बात समझ में आई नहीं आई? तो इतना बात समझ में आई। तो ये क्या हो गया? अर्धसूत्री हो गया हमारा। अब अर्धसूत्री में दोस्त मैंने आपको बताया था कि जब मैं पढ़ा रहा था, क्योंकि वीडियो तो बंद हो गई थी, है नहीं, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी। एक बार फ्लो आता है, और फ्लो में मैंने बहुत अच्छी चीज़ें बताई थी, लेकिन क्या करें, चलो कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं दोबारा। ठीक है, तो होता क्या है कि सपोज कीजिए कि अगर यहाँ से अगर मैं और थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ें देखता हूँ कि जो लिंग निर्धारण होता है वो कैसे होता है। जैसे कि अगर सपोज कीजिए कि यहाँ से ना एक्स आया, कोई क्या आया हमारा, इधर से आया एक्स। ठीक है भाई, मेल से क्या पार्ट है? एक्स, और फीमेल में तो दोनों एक्स ही हैं, तो इधर से तो एक्स आना ही आना है, तो इधर से भी एक्स, तो दोनों एक्स एक्स अगर बनते तो होती है लड़की। क्या होती है? लड़की। अगर दोस्त मैं बात करता हूँ किसकी, इधर से आता है वाई, क्यों से आता है वाई, और इधर से क्या आता है एक्स, तो क्योंकि ये वाई हो गया और ये एक्स, दोनों अलग अलग हैं, तो एक्स और वाई अब दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? ये वो पैदा होगा लड़का। क्या पैदा होगा? लड़का, क्योंकि मेल के अंदर एक्स और वाई गुणसूत्र होते हैं। इतनी बात समझ में आती है? जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बहुत फ्लो में बताया था। चलो कोई बात नहीं, मतलब कहता है कि बहुत सी ना लेडीज़ों को बेचारे को बहुत तंग करा जाता है कि आपके अंदर लड़का वड़का पैदा नहीं होता है, तेरे भाई तो ऐसे है, ये है और वो है नहीं, बहुत सुनने को मिलती हैं। तो उनको दिखा देना ये वीडियो हमारी कि देखो जो सिस्टम होता है लड़का लड़का पैदा करने का, लड़की हो गई लड़का होगा, किसका होता है? वो मेल का होता है नहीं, मेल पार्ट का होता है। बात समझ में आई नहीं? इतनी बात समझ में आती है? अब देखिए, मैंने उसके बाद में दोस्त बताया था कि कुछ गुणसूत्रों का कारण ना कुछ बीमारियाँ आती हैं, सिंड्रोम हो जाती हैं, है नहीं। पूरी मेहनत बेकार चलेगी, 15-20 मिनट की मेहनत, ठीक है, लेकिन क्या कर सकते हैं, नहीं टेक्निकल चीज़ें तो ऐसी होती हैं। देखिए अब होता क्या है सिंड्रोम में, मैंने आपको बताया था कुछ सिंड्रोम होते हैं, कुछ बीमारियां होती हैं। तो ये 4 तरह की बीमारियां होती हैं दोस्त। एक होती है टार्नन, एक होते हैं क्लिनीफेल्टर, एक होते हैं डाउन सिंड्रोम, एक होते हैं पटाउन सिंड्रोम। जल्दी बता देते हैं। जैसे टार्नन जो होती है दोस्त, वो महिलाओं में होती है। महिलाओं में क्या होती है? महिलाओं में गुणसूत्रों की संख्या 45 रह जाती है। 46 की जगह क्या रह जाती है? 45। तो 45 जब गुणसूत्रों की संख्या रहती है तो उसमें महिलाओं में बांझपन हो जाता है। क्या होता है? बांझपन। अब बांझपन हो गया, चलो महिलाओं में ठीक है, लेकिन आप लोग ये मत सोच रहे ना कि भैया बांझपन है कि किसी के 2-3-4 साल होगी शादी को और भैया उसके बालक वालक ना हो रहे, बच्चे पैदा ना हुए, तो अपना कि भाई उसका क्या है, उसमें ना ये टार्नन है। टार्नन वार्नन नहीं है,
ठीक है। प्रेगनेंसी ना रहने के कारण बहुत सारे होते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे कारण होते हैं। जब हम जनन पढ़ेंगे ना, प्रजनन पढ़ेंगे, तो उसमें देख लेना आप लोग, ठीक है। एक होता है क्लेनीफेल्टर। क्लेनीफेल्टर में क्या होता है, पुरुषों में ना गुणसूत्र संख्या 47 रहती है, 46 है क्या, 47। उससे कहते हैं पुरुषों में नपुंसकता आती है। क्या आती है, नपुंसकता। मतलब स्पर्म जो शुक्राणु होते हैं, स्पर्म होते हैं, उसका बनने की प्रक्रिया खत्म हो जाती है, ठीक है, बनते नहीं है, प्रक्रिया ही खत्म हो जाती है, ठीक है। अब जब प्रक्रिया खत्म हो जाएगी तो बनेंगे नहीं, तो फिर तो नपुंसकता तो आनी है, ठीक है, स्पर्म नहीं बनता है। और इन्हीं लोगों का जो फीमेल पार्ट मतलब फीमेल के लिए, फीमेल, ठीक है, जो महिलाओं के लिए जो अट्रैक्शन होता है, जो महिलाओं के लिए अट्रैक्शन होता है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। इन लोगों में क्या होता है, इन लोगों में महिलाओं के लिए अट्रैक्शन नहीं होता। देखो सब चीज़ें जो होती है ना, ये बायोलॉजिकल चीज़ें होती हैं, जो ये उम्र का पड़ाव होता है ना, जो हमें कुछ अच्छा कुछ नहीं दिखता है। हालांकि जब हमने बीएड में पढ़ा था, एक मैंने बीएड भी कर रखी है, तो उसमें ना इस उम्र को एक आंधी तूफान इससे किसी राइटर ने लिख रखा है, ठीक है, कि ये उम्र जो होती है हमारी अपना 16 से लेके 22 साल के बीच में, तो आंधी तूफानों वाली है, नहीं सुनामी वाली होती है, ठीक है, सुनती नहीं किसी की भी। बात समझ में आई नहीं आई। तो ये फीमेल के लिए अट्रैक्शन खत्म हो जाता है, किस कारण, किसके कौन से सिंड्रोम कारण पूछ लेता है कि मेल पार्ट के अंदर या मेल मनुष्य के अंदर जो फीमेल के लिए जो अट्रैक्शन खत्म हो जाता है वो किसके कारण, वो क्लेनीफेल्टर के कारण हो जाता है। एक होता है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या होता है दोस्त, जो डाउन सिंड्रोम होता है इसमें 47 गुणसूत्र होते हैं, शरीर में बेडोल हो जाता है, होठ मोटा हो जाता है। मैंने आप लोगों को बताया क्या था, तो खत्म ही हो गया पूरा सिस्टम में, पढ़ा चला गया और पूरी वीडियो ऐसे कैसे लगी, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के ये कि शरीर मोटा हो जाएगा, और शरीर मोटे जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कुछ अलग पार्ट निकल जाएगा शरीर का, जैसे कि आप लोग छंगा लोग देखे होंगे जिनके 6 उंगली होते हैं, किसी के पैर में 6 उंगली निकल जाती हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें होता है डाउन सिंड्रोम। कौन सा होता है, डाउन सिंड्रोम। किसी के होठ मोटे मोटे हो जाएंगे, एकदम बेहतरीन वाले तगड़े हैं, समझ में नहीं आया। तो ये क्या होता है, ये होता है डाउन सिंड्रोम, ठीक है, बात समझ में आई नहीं। एक होता है पटाउन सिंड्रोम। पटाउन सिंड्रोम क्या होता है, जैसे कि तुमने देखा किसी ना होठ कटा हुआ आता है, बच्चा पैदा होता है उसका होठ कटा हुआ या भों पे यहाँ पे लगा आएगा, या कान कटा हुआ आएगा। अब बड़े बूढ़े तो हमारे कहते हैं क्या है कि भैया ग्रहण पड़ रहा होगा, और लेडीज़ क्या होगी, ग्रहण के उसमें आ गई होगी, तो इसलिए ये दिक्कत होगी, मानती हमारी है नहीं। तो कहते हैं उस दिन तो बड़े बूढ़े कहते हैं कि आराम से लेट बैठना चाहिए, काम हम कुछ करो मत ना, एकदम आराम से अंदर रहो चुपचाप, जिससे कि ग्रहण का प्रभाव ना पड़े। तो ऐसा कुछ नहीं है अगर बायोलॉजिकल चीज़ें देखी जाए तो। हालांकि मानने को सब चीज़ें मानते हैं लोग, ठीक है, लेकिन जो होता है ना, जो पटाउन सिंड्रोम के कारण ऐसा हो जाता है कि उसमें ना पटाउन सिंड्रोम आ जाता है। कैसे कि गुणसूत्रों की संख्या ना, एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, 46 जगह 47 हो जाएगा। अब कौन सा गुणसूत्र, मतलब कुछ ना कुछ कमी होगी भी, कुछ ना कुछ क्या होगी कमी। अब गुणसूत्र वाली अगर तुमने वीडियो देखी हो हमारी क्रोमोसोम्स वाली, मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे पैदा होते हैं और बड़े बड़े एकदम दांत आए उनके एकदम, और बड़ी मोटी मोटी आँखें आई, और पैदा हुआ और वो मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस धरती के लायक है ही नहीं वो। हो सकता है कोई और पृथ्वी हो, वहाँ पर ऐसा सिस्टम चलता हो, वहाँ पर उड़ने वाले मनुष्य हो, जैसे कि हॉलीवुड की फिल्मों में देखते हो नहीं देखते हो। तो ऐसा नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था एक उदाहरण की, सपोज कीजिए कि भाई मेरा कोई बच्चा है या किसी का कोई बच्चा हो सकता है, और उसमें ना गुणसूत्र कुछ डगमगा गए, ज़्यादा कम बढ़ती हो गई, और ज़्यादा कम बढ़ती हो गई उसके पर निकल गए, तो पर निकल से तो और उड़ गया और वो जी गया समझो, तो नाक में दम कर देगा सबकी करदेगा नहीं कर देगा। या किसी का ना एकदम बॉडी एकदम हल्क बन गया, वो उसके गुणसूत्रों के एकदम हल्क तकड़ा वाला, और हल्क बन जाओ तो छाटा का पटकेगा। बात समझ में आया? किसके कारण भैया? पटाउन सिंड्रोम कारण, ठीक है। तो जो पटाउन सिंड्रोम होता है तो होठ कटा फिटा शरीर के किसी भाग में कट लग सकता है, और ऐसे बालक दोस्त ये होते हैं मंद बुद्धि बालक पैदा भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मंद बुद्धि हो, लेकिन मंद बुद्धि भी हो सकते हैं। किसके कारण? ये पटाउन सिंड्रोम के अंदर। तो आपसे पूछ लेगा कि कौन से सिंड्रोम के कारण, जो कौन सा सिंड्रोम है, कौन सी बीमारी के कारण जो बालक होता है मंद बुद्धि बालक पैदा होता है, पटाउन सिंड्रोम के कारण। कौन से सिंड्रोम के कारण हमारा शरीर बेडल हो जाता है, तो डाउन सिंड्रोम के साथ। कौन से सिंड्रोम के अनुसार जो पुरुष नपुंसक हो जाता है, तो क्लेनीफेल्टर के कारण। कौन से सिंड्रोम के अनुसार महिलाएं बांझ रह जाती हैं, तो वो टांडन के कारण। पर एक चीज़ हो रहा है, अगर किसी महिला में टांडन की बीमारी है तो ज़िंदगी में कभी भी माँ नहीं बन सकती। बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है। हालांकि बहुत तरीके हैं और, लेकिन जब उसके भाई ओव्यूल नहीं बनेंगे, है नहीं, अंडाणु नहीं बनेंगे, तो माँ कहाँ से बनेगी? ठीक है भैया,
इतनी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई थी। हालांकि पिछली बार कुछ और एनर्जी थी, अब कुछ और एनर्जी, दोबारा चीज़ें को कराते हैं, मन से कराया हो और दोबारा करानी पड़ती है तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है नहीं। तो ये चीज़ें हम लोगों ने देख ली दोस्तों। तो मैंने देखा कि आपको असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री मैंने आप लोगों को बहुत पढ़ाने की कोशिश करी है, समझाने की कोशिश करी है पूरी बेहतरीन तरीके से। आप लोगों को समझ में ना आया तो दोबारा देख लेना। और बाकी जो इसके फैक्ट्स हैं हम नेक्स्ट वीडियो में लिखा दूंगा, वन लाइनर वाले जो एग्जामों में पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो ये चीज़ें हो गई हमारी। और अब तो ये ख़त्म सा ही हो गया। अब इससे अगला शायद टॉपिक चलेगा ऊतक, टिश्यू। ठीक है, टिश्यू चलेगा, ऊतक चैप्टर चलेगा, ऊतक पढ़ाएंगे हम। अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ कर देख लेना एक बार किसी बुक से, वरना तो कोई ज़रूरत नहीं, हम सारा कवर कराए रहे हैं। ठीक है, ये नहीं जाएगा बिल्कुल भी। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा सा आज के लिए इतना ही। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको शेयर वेयर भी कर दो भाई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।